नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगर फिर से हमारे इस नए एपिसोड में। सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और चर्चाएं, तमाम सारी रोचक खबरें एक बार फिर से हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सत्ता में बैठे हुए चाहे मंत्री हो या शासन में उच्च पदों पर बैठे अफसर, जो लोग ये समझते हैं कि सरकार की निगाह उन पर नहीं है, तो ये उनका भ्रम है। योगी सरकार अपने मंत्रियों और अफसरों की एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करा रही है। यह रिपोर्ट उनके अच्छे और खराब काम के आधार पर बन रही है। सरकारी विभागों के कामकाज के साथ साथ जो अफसर हैं वो जन सुनवाई में कैसे हैं, उनकी कार्यशैली कैसी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय एक फीडबैक ले रहा है। इस फीडबैक में, इस गोपनीय रिपोर्ट में 10 अच्छे और 10 खराब मंत्री और अफसर ये चिन्हित किए जा रहे हैं। इनकी एक रैंकिंग भी तैयार कराई जाएगी, जिसमें फील्ड में तैनात कमिश्नर, डीएम, प्राधिकरणों के बीसी और नगर आयुक्त भी शामिल हैं। इसी तरह अगर आप पुलिस में देखेंगे तो इसमें एडीजी, आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर और एसपी, एसएसपी, इन पर भी सरकार की नज़र है। ऐसा इसलिए किया गया है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सारे विभाग मिलजुल कर परफॉर्मेंस दें और उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र रखी जाए। तो जो कामकाज के मामले में अब तक जानकारी आई है और जो विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ग्राम विकास विभाग बेहतर परफॉर्मेंस किया है। उनके साथ साथ जेपीएस राठौर जो सहकारिता मंत्री हैं, उनका विभाग भी इस समय टॉप 5 में शामिल है। इसके साथ नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, ये 3 नाम ऐसे हैं जो मंत्रियों में 5 महीने में शानदार काम करने वाले लोगों की श्रेणी में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जिले स्तर पर मामला है, उसमें अमरोहा के डीएम का नंबर 1 पर है, बालकृष्ण त्रिपाठी का नाम। उनके साथ साथ प्रयागराज के डीएम संजय खत्री और शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह, फर्रुखाबाद के डीएम संजय कुमार सिंह, मेरठ के डीएम दीपक मीणा, ये 5 लोग शीर्ष पर चल रहे हैं जिलों में काम करने के मामले में। तो ये मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक निगरानी तंत्र विकसित हुआ है। इस निगरानी तंत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ फिर जिलों की भी लिस्ट तैयार हो रही है, जिसके बाद ये तय है कि उसके डीएमएसपी पर गाज गिरेगी। तो जो अफसर अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है सरकार उसे इनाम भी दे। जैसे अमरोहा में बालकृष्ण त्रिपाठी स्टेट कैडर के अफसर हैं, लेकिन उन्होंने पिछाड़ दिया पूरे 75 जिलों में। डायरेक्ट अफसर हो, तमाम सारे जो और अनुभवी लोग हैं, उनको पहले ही जिले में अपने काम शैली से। इसी के साथ उमेश प्रताप सिंह का भी पहला जिला है शाहजहांपुर में, लेकिन स्टेट कैडर के वो अफसर बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिन पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया। उसमें उमेश प्रताप सिंह का नाम भी अब शामिल हो गया। फर्रुखाबाद में संजय सिंह भी इसी कार्यशैली की वजह से एक बार शीर्ष पर आए हैं। दीपक मीणा जो मेरठ जैसे बड़े जिले को उनको कमान दी गई, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार में लोग भले ये सोचे कि मंत्री पद लेने के बाद खाली मलाई खाओ, आराम करो, इसके लिए सब बना है, तो ये योगी की सरकार में संभव नहीं है। यहाँ सरकार मंत्रियों और अफसरों दोनों की निगरानी करा रही है और आने वाले अगले समय में हम आपको बताएंगे कि फिसड्डी जिले कौन हैं और किन जिलों के एसपीडीएम पर गाज गिरने वाली है। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ कि बिहार में का बा, लेकिन अब आज की तारीख में बिहार में जो बा वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बा, क्योंकि बिहार ने बीजेपी को बहुत तगड़ा डेंट दे दिया है। नीतीश कुमार ने रातों रात बीजेपी का दामन छोड़कर लालू यादव के बेटे तेजस्वी के साथ एक नई सरकार बना ली। यूपी और बिहार पड़ोसी राज्य हैं,
यहाँ की सियासत में काफ़ी समानता भी है। जब से बिहार में सरकार बदली है तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बीच एकजुटता की बात होने लगी है। उसके बाद इस बात की भी चर्चा होने लगी कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी को बिहार में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या वो पुरानी स्थिति दोहरा पाएगी। और अगर बीजेपी के खिलाफ बिहार में सभी विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता। यूपी में अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी और तमाम सारे ऐसे दल हैं जो जिनका अपना वोट बैंक है, जो बीजेपी को अगर एकजुट हो जाएं तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2019 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जब मायावती और अखिलेश यादव मिले तो उत्तर प्रदेश में वो 15 लोकसभा की सीटें जीते थे। उससे पहले 2014 में जब वो लड़े अलग अलग तो मायावती को 0 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। अब 2024 में फिर चुनाव होने वाला है। अगर अखिलेश प्लस मायावती प्लस प्रियंका और प्लस जयंत हो जाए तो उत्तर प्रदेश का समीकरण कुछ बदल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में 75 प्लस का नारा दिया है। जब बिहार में 2 धुर विरोधी चाचा भतीजा मिल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के बीच ये केमिस्ट्री क्यों नहीं बन सकती। हालांकि मायावती के रुख को देखते हुए इसकी उम्मीद कम है, लेकिन दोनों पुराने समय में साथ रहे हैं। अचानक चुनाव बाद बैरी हो गए, दुश्मन बन गए। लोगों ने माना था पहले कि ये कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिले। सियासत में जो चीज़ें बीत जाती हैं उनका मलाल नहीं किया जाता, आगे देखा जाता है कि पार्टी कैसे चलेगी और सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे। बिहार के घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश के राजनीति शास्त्र के गणित को बदला है और 2024 में विपक्षी एकता को लेकर कुछ नए समीकरण सजाए जा रहे हैं। यदि बुआ, भतीजा, दीदी, भैया, नेताजी सब एकजुट हुए तो बीजेपी को वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जानकार ये बात मानते हैं कि बीजेपी का जो मुकाबला है उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष है। अगर ये विपक्ष बिखरा रहेगा तो उसको जीत में बड़ी आसानी होगी, और अगर ये विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी के लिए 75 प्लस का नारा बड़ा कठिन हो जाएगा। हालांकि विपक्षी एकता इतना आसान नहीं है, ये संभव नहीं है, ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सियासत में कयास और चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। आगे क्या बाजी पलटेगी, क्या स्थिति बनेगी, समीकरण बदलेगा, ये कोई कुछ कह नहीं सकता। सियासत के बाद अब ब्यूरोक्रेसी के एक हॉट इशू पर जो इस समय बहुत गर्म है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आने वाला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसी सप्ताह यूपी के बेहद ताकतवर आईएएस अफसर माने जाने वाले अवनीश अवस्थी का रिटायरमेंट होने वाला है। अवनीश अवस्थी 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उनके सेवा विस्तार की अटकलों के बीच तमाम सारी ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि उनकी जगह कौन ले सकता है। अवनीश अवस्थी के पास ऊर्जा, यूपीडा, कारागार और गृह जैसे बहुत बड़े बड़े विभाग हैं। मुख्यमंत्री का उनको भरोसा लगातार हासिल रहा और अवनीश अवस्थी एक ऐसे अफसर माने जाते रहे कि पिछले 5 साल में वो मुख्यमंत्री के प्रिय बने रहे। भरोसेमंद अफसरों के नाते वो शीर्ष पर रहे और उनको फ्री हैंड भी मिला रहा। बहुत बड़े बड़े विभाग होने के नाते जब उनका रिटायरमेंट अब करीब आया तो अब लोगों की निगाह इस पर लगी हुई है। अगर अवनीश अवस्थी को सेवा विस्तार मिल जाता है तो बहुत सारे अफसरों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, लेकिन कुछ लोग आंख गड़ाए हुए हैं चील की तरह कि सेवा विस्तार नहीं मिलता है तब शासन की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा और कौन उस शीर्ष पद तक पहुंचेगा जो आज बेहद ताकतवर बना हुआ है। सबसे पहले अगर आप निगाह डालेंगे तो यहाँ पे आप 3 धारा देख सकते हैं। पहली धारा यह है कि अपर मुख्य सचिव गृह का जो पद है इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के एक शीर्ष अफसर का अपना एक पैनल बना हुआ है
उसको एक पैनल का नाम दिया गया जिसकी चर्चा चल रही है, उस पर कयास लगाए जा रहे हैं। वो ताकतवर अफसर हैं, इसलिए उनके नाम का पैनल यहाँ बताना महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पैनल में सबसे पहले नाम अगर आप देखेंगे तो जो इस समय आबकारी के एसीएस हैं संजय भूस रेड्डी, उनका नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा नियुक्ति सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी, वो भी इस पैनल में शामिल हैं। तीसरा नाम है मनोज सिंह का, जो वन विभाग के एसीएस हैं, वो भी अवनीश अवस्थी की जगह गृह में आने की सोच रहे हैं, कोशिश में है। चौथा नाम है अमित मोहन प्रसाद का, जो अभी तक स्वास्थ्य विभाग में है। ये एक पैनल के ओर से नाम चलाया जा रहा है, एक गुट की ओर से। ये इतने नाम हैं, लेकिन जानकार ये भी कहते हैं ये जो चारों नाम बताए गए, इसमें वो ना कुछ नाम खाली दिखावे के लिए चलाए जा रहे हैं। असली नाम अमित मोहन प्रसाद का है, जिनको एक ताकतवर अफसर जो आजकल सरकार में एसपीजी के नाम से विख्यात हैं, वो यहाँ पर लाने चाहते हैं। अब एक और गुट की दूसरी चर्चा यह है कि सूचना के जो एसीएस हैं नवनीत सहगल, वो भी उत्तर प्रदेश के गृह सचिव बनाए जा सकते हैं। यानी कि अवनीश अवस्थी के पद के एक और प्रबल दावेदार नवनीत सहगल भी हैं। वो 1988 बैच के अफसर हैं और उनकी नौकरी अभी 1 साल बची हुई है। एक तीसरी धारा और है इस पद को लेकर, वो है एपीसी मनोज कुमार सिंह के नाम की। मनोज कुमार सिंह इस समय पंचायती राज ग्राम विकास के भी एसीएस हैं और उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी की नंबर 2 की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर यानी कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उस पर मनोज सिंह हैं। मनोज सिंह मुख्यमंत्री के काफ़ी भरोसेमंद हैं, काफ़ी मेहनती अफसर हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड उनकी छवि है। तो सरकार उनको हो सकता है कि एसीएस गृह होम का पद सौंप दे और उसके साथ साथ एपीसी का पद भी उनके पास बना रहे। मनोज कुमार सिंह के नाम में एक जगह पर कुछ समीकरण गड़बड़ाता दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब डीजीपी, मुख्यमंत्री और एसीएस तीनों एक ही जात के हो जाएंगे, लिहाजा सरकार इस नाम पर रिस्क हो सकता है ना ले। इस कारण भी उनका नाम कट सकता है, अन्यथा वो इस पद के प्रबलतम दावेदारों में है। फिलहाल इस पद पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां ये भी हैं कि 31 अगस्त तक आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि अवनीश अवस्थी रहेंगे या जाएंगे। और रिटायर होने के बाद भी अवनीश अवस्थी कोई कमज़ोर साबित नहीं होने वाले हैं। उनके पास विकास के कई प्रोजेक्ट हैं। ये माना जा रहा है कि यूपीडा के वो बॉस बने रहेंगे, यूपीडा को चलाते रहेंगे। सरकार उनको और ताकत देने के लिए, पावरफुल बनाए रखने के लिए किसी एक और विभाग में, चाहे वो नीति आयोग हो, प्लानिंग कमीशन से जुड़ा हो, वहाँ भी उनको बैठा सकती है और लाल बत्ती भी दे सकती है, दर्जा भी दे सकती है। पावर सेंटर में बात अब एक राजधानी लखनऊ से जुड़े अफसर की और उसके भ्रष्टाचार की। सरकार की नाक के नीचे राजधानी में तैनात रहते हुए उसने भ्रष्टाचार के कई कीर्तिमान बनाए। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसके खुलेआम भ्रष्टाचार से राजधानी कराहती रही, लोग चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। बात आज लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश की हो रही है। अभिषेक प्रकाश के पद से हटने के बाद से उनके कारनामे परत दर परत अब खुलते जा रहे हैं। अभिषेक प्रकाश के इस काम में उनके कई एडीएम भी शामिल रहे हैं, जिसमें अमरपाल और विपिन मिश्रा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अभिषेक प्रकाश ने डीएम लखनऊ रहते भ्रष्टाचार के कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए हैं, उस पर हम आपको आज ले चलेंगे। जहां मौका मिला अभिषेक प्रकाश ने खुला खेल फर्रुखाबाद वाली कहावत को चरितार्थ किया। आज ताज़ा घोटाले में बात संग्रह अमीनों और संग्रह अनुसेवकों की भर्ती पर होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे शासनादेशों का उल्लंघन करके, कैसे भ्रष्टाचार करके एक डीएम ने राजधानी में
कितने सारे लोगों के कैरियर को बर्बाद कर दिया, कितने सारे लोगों के जीवन में अंधेरा कर दिया। लखनऊ में संग्रह अमीनों और संग्रह अनुसेवकों की जो भर्ती हुई है, जो उनकी रेगुलर नियुक्ति हुई है, उसमें डीएम अभिषेक प्रकाश ने एडीएम विपिन मिश्रा के साथ मिलकर हाई कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाया है। अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में एक नहीं कई कारनामे किए, जिसमें उनके कई एडीएम भी साथी रहे। अमरपाल, विपिन मिश्रा, ये दोनों उनके खास थे, जिनके साथ मिलकर तमाम सारी धांधलियां हुई। अभिषेक प्रकाश ने संग्रह अमीनों के मामले में उस शासनादेश के आधार पर भर्ती की जो खत्म हो चुका था, खारिज हो चुका था। उस आधार पर 48 अनुसेवक और 8 संग्रह अमीन के पदों पर जो रेगुलर नियुक्तियां की गई, उसमें भ्रष्टाचार किया गया और जो लोग पात्र थे उनको चयनित नहीं किया गया। अपात्रों का चयन हुआ और किस आधार पर हुआ ये हर कोई जानता है। 2001 का जो शासनादेश था, जिसके आधार पर संग्रह अमीनों की भर्ती की गई लखनऊ में, वो 2002 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। उसके बावजूद अभिषेक प्रकाश ने अपनी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, जिसमें विपिन मिश्रा जो उस समय वर्तमान में एडीएम वित्त थे, सब करता धरता वही थे। जिस मनमाने ढंग से जो जियो निरस्त हो गया है गवर्नमेंट ऑर्डर, उस आधार पर नियुक्तियां की गई, उससे पात्र जो लोग थे वो नौकरी पाने से वंचित रह गए। सीनियर कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो इन नियुक्तियों में अभिषेक प्रकाश ने आरक्षण का कोई पालन किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो स्वयंभू हैं और सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, जब उनके सरकार में सीधा कनेक्शन है तो वो किसी से क्यों डरें। आरोप साफ है कि इन भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार किया गया। आज कर्मचारी इन भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग और ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग ये बात जानते हैं कि अभिषेक प्रकाश ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। राजधानी में एक नहीं सैकड़ों मामले उनके सामने, उनके रहते और उनके बाद भी खुलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। क्या मजबूरी थी सरकार को कि उनको इतने लंबे समय तक लखनऊ का डीएम बनाकर रखा गया। ऐसे दागी छवि के और भ्रष्टाचार करने वाले अफसर जो जमीनों से लेकर नियुक्तियों और तैनातियों में तमाम सारा खेल करते रहे, जो संपत्तियां बनाते रहे, जो अकूत संपत्ति अर्जित करते रहे, जिनके अफसरों के एक रैकेट बने रहे, ऐसे अफसर कैसे इतने समय तक लखनऊ में काम करते रहे। बड़ी हैरत होती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अभिषेक प्रकाश के समय में ये जो भ्रष्टाचार से भर्तियां हुई, इनको रोका जाए, इनकी मेरिट चेक की जाए, इनका आरक्षण चेक किया जाए, इनका गवर्नमेंट ऑर्डर जियो जिस आधार पर हुआ है भर्ती वो चेक की जाए और इसके लिए एक जांच कमेटी बने और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये सब चीज़ें हम आपके सामने इसलिए लाते हैं कि कोई अफसर अन्याय करके ऐसे ही बच के नहीं चला जाना चाहिए। इस लोकतंत्र में दुनिया और जनता और सरकार वो ये जाने कि जिस पे उसने भरोसा किया था वो कितना दगाबाज है। बहरहाल पावर सेंटर में भ्रष्टाचार के इस किस्से पर आज बस इतना ही, और जाते जाते आपको मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ हम फिर छोड़ जाएंगे कि जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, जमाना सोच रहा है कि खुदा तो है ही नहीं। वो अपने चेहरे के दागों पर क्यों ना फक्र करें, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। नमस्कार।